तो देखो क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक आसान सवाल है कि एक ब्लॉक है मान लिया जाए कि 4 किलोग्राम का। तो 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और जिस सतह पर रखा हुआ है उसका मान लो कि म्यूएस का वैल्यू है 0.3 और म्यूके का वैल्यू है 0.2। तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, हम इस पर बल लगा रहे हैं, मान लिया जाए कि F। इस सवाल में हमें बताना है कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एसिलरेशन। इस सवाल में बताना है फाइंड फ्रिक्शन एंड एसिलरेशन, मैंने फ्रिक्शन बताना और एसिलरेशन बताना है। जबकि बताया गया है कि F का मान दिया गया है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एसिलरेशन। यदि F बराबर मान लो कि 8 न्यूटन और एक बार मान लो कि F बराबर 18 न्यूटन, तो इस दोनों केस में हमें बताना है कि 4 किलोग्राम के बॉडी का क्या एसिलरेशन होगा और उस समय कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। इस तरह का सवाल है। सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये पता करेंगे कि कितना फोर्स इस बॉडी को चलने के लिए चाहिए। कि बॉडी कितना फोर्स में चलेगा। इसे मान लिया जाए कि इस बॉडी पर हम लगाएंगे बल 8 न्यूटन, तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इस बॉडी पर मान लिया जाए कि हम लगाएंगे फोर्स 18 न्यूटन, तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफएस मैक्स। एफएस मैक्स आपको पता है कि एफएस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यूएसएन, और ई जो एफएस मैक्स है वो वाला वैल्यू है जितना फोर्स पर बॉडी चलने को तैयार हो जाता है। तो म्यूएस का मान है 0.3। एन का वैल्यू अगर 4 किलोग्राम का बॉडी है तो 4 किलोग्राम का जो है नॉर्मल काम करेगा, नीचे मान लिया जाए कि एमजी काम करेगा 40 न्यूटन, और इसको एक नॉर्मल मिलेगा एन। एन बराबर हो जाएगा 40, एन का मान रखेंगे 40 तो आ जाएगा हम लोग का 12 न्यूटन। इससे ही पता चलता है कि कम से कम 12 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पर लगना चाहिए तब बॉडी चलने को तैयार होगा। लेकिन पहला सवाल के मुताबिक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। इसका मतलब है कि 12 न्यूटन से 8 न्यूटन का वैल्यू कम है। इसका मतलब बॉडी चलने को तैयार अभी नहीं है, अभी रेस्ट में ही है। और जब बॉडी कोई रेस्ट में हो तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो आगे हम लगा रहे हैं फोर्स 8 न्यूटन, इसका मतलब पीछे फ्रिक्शन का मान होगा 8 न्यूटन, और इस समय एसिलरेशन का वैल्यू कितना आएगा 0। 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। दूसरा पार्ट है इसका कि फोर्स का मान कितना है 18 न्यूटन। अब अगर इस पर 18 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इसको चलने के लिए कितना चाहिए था 12 न्यूटन, लग रहा 18, इसका मतलब बॉडी चलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तो पता चला कि बॉडी चलेगा क्योंकि 18 का मान 12 से ज्यादा है। लेकिन जब बॉडी चलना शुरू करता है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है या उसको जो कहते हैं हम लोग एफके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। अब यहाँ देखना है म्यू के का वैल्यू कितना दिया है 0.2, आयन का वैल्यू आया था 40, इस तरह से आएगा हमारा 8 न्यूटन। इसका मतलब आगे जब 18 न्यूटन लगाएंगे तो पीछे फ्रिक्शन कितना काम करेगा मात्र 8 न्यूटन। तो लिखेंगे कि 18 आगे लगा जो माइनस पीछे लगा 8 बराबर मास इंटू एसिलरेशन। इस तरह से आ जाएगा ये 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जो है मतलब कि बॉडी चलेगा। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा सवाल है कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, m किलोग्राम का एक ब्लॉक है, m किलोग्राम का एक ब्लॉक है और इसका जो फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू है। सरफेस का जो क्वालिटी होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। और हमें बताए थे मैंने थ्योरी के समय भी कि अगर किसी सरफेस का एक ही म्यू का वैल्यू दिया हो, जैसे कभी इस क्वेश्चन में म्यू का 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यूएस जो काम करेगा वो एफ मैक्सिमम निकालने वक्त म्यूएस एन। लेकिन जब पता चला कि बॉडी क्या हो रहा है चल रहा है तो फॉर्मूला में फिर क्या लगेगा म्यू के को यूज करते हैं हम लोग।
लेकिन अगर किसी सरफेस का एक ही म्यू का वैल्यू पता हो तो समझना होता है कि यही म्यू एस है, यही म्यू के है। तो सवाल यह है कि m किलोग्राम का बॉडी किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और हम अगर मान लें कि इस पर F फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, मान लें कि हम F फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो सवाल है कि ये जो F फोर्स है F का मान बताइए। सबसे पहले तो F का मान पूछा जा रहा है, F का मान बताइए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। थीटा एंगल समझो कि दिया हुआ है, m दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, f हमसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। f इज इक्वल टू व्हाट, फॉर व्हिच बॉडी इज इन जस्ट टेंड्स टू मूव पोजीशन, जस्ट टेंड्स टू मूव पोजीशन, ताकि बॉडी चलने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए। कह रहा है f का मान बताइए जिसके लिए बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव पोजीशन, माने वस्तु चलने की स्थिति में आ जाए। सवाल यही है हमारा, इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या करते सॉल्व करके। सवाल है कि कितना यहाँ पर बल लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। बॉडी चलने के लिए तैयार होना है, सिर्फ चलना नहीं, इसको चलने के लिए सिर्फ तैयार हो जाए, ले कि अब चल जाएगा, ऐसा स्थिति में आ जाए। तो सबसे पहले बात तो आप जो F फोर्स लगाए हैं इसका दो टुकड़ा होगा, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। ये हम जो फोर्स लगाए हैं उसके दो पार्ट्स हैं, वेक्टर के नियम से तोड़ दिए, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। और कौन कौन फोर्स काम करेगा इस पर, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम करेगा, एक चूंकि ग्राउंड पर रखा हुआ है, कांटेक्ट है ये, जिस पर भी रखा हुआ है टेबल पर या ग्राउंड पर, ये देगा अपना एक नॉर्मल, वो होगा n। चूंकि बॉडी चलने को तैयार है, जस्ट टेंड्स टू मूव लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक फ्रिक्शन काम करेगा जिसका लिखा जाएगा Fs मैक्स। क्योंकि बॉडी चलने को तैयार है तो यहाँ पर कौन लगेगा, Fs मैक्स। अच्छा, दूसरी बात, अब चूंकि बॉडी चलने को तैयार है तो Fs मैक्स लगेगा, और Fs मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन। तो म्यू एस तो मान लिया जाए कि म्यू एस तो हो जाएगा म्यू, क्योंकि क्वेश्चन में तो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू एस तो म्यू ही कहलाएगा, बाकी बचा एन। अब n के बारे में देखो, n प्लस f sin थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। n प्लस f sin थीटा बराबर mg, तो n बराबर आएगा mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा आएगा। इस तरह से आ जाएगा म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम कर रहा है। इसका मतलब आप जो आगे बल लगा रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम बराबर पर होना चाहिए। इसके बराबर पर रहेगा तब ना हम कहेंगे बॉडी चलने को तैयार है। इससे कम रहेगा तो फिर तो रेस्ट बोला जाएगा कि चलने, रेस्ट तो भी है, लेकिन इससे अगर ये कम रहेगा तो चलने को तैयार नहीं होगा। अगर चलने को तैयार करना है तो ये बात पक्का मानिए कि ई वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम समझ गए कि f cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। अब हम f वाले टर्म को अगर इधर कर लें तो f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा बराबर आएगा म्यू mg। तो यहां से f क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉमन हो जाएगा। जब f कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा और बराबर यहाँ कितना आएगा, म्यू mg। और यहां से हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं कि म्यू mg बटा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। माने इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। इससे आप बहुत ढंग का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सवाल पूछा कि 30 डिग्री यहाँ अगर रहता तो बताओ कितना बल लगाना पड़ता वस्तु को चलने के लिए तैयार करने में। तो जहां जहां थीटा था वहां क्या रखते, 30 डिग्री। अगर यहाँ क्वेश्चन में था थीटा बराबर 45 डिग्री, कि 45 डिग्री पर कितना बल लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए, हम थीटा का मान पुट करते 45 डिग्री। 37 डिग्री रहेगा तो 37 डिग्री, 53 डिग्री रहेगा तो 53 डिग्री, 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री। मतलब अलग अलग थीटा के मान रख करके अलग अलग f का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना थीटा रहेगा तो कितना बल का यहाँ जरूरत पड़ेगा। अब समझने वाला बात यहाँ ये है कि मान लो कि यहाँ 30 डिग्री पर हम बल का मान निकाले तो कुछ अलग आंसर आया,
37 डिग्री रख करके बल का मान निकालें तो कुछ अलग आंसर आया, 45 पर कुछ अलग आएगा, 60 पर अलग आएगा, 53 पर अलग आएगा। लेकिन इन सभी थीटा के मान पर जो एफ का अलग अलग मान आएगा उसमें भी तो कोई एफ का एक ऐसा मान आएगा जो सबसे कम रहा होगा। थीटा का कोई वैल्यू ऐसा भी तो रहा होगा ताकि एफ का मान कम रहा होगा। ये बात तो अलग है कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग फोर्स यहाँ लगाना होगा बॉडी को चलने के लिए तैयार करने में, लेकिन हम इस प्रोसेस में हैं कि थीटा का वह कौन सा मान है जिस पर अगर हम यहाँ पर वस्तु को चलाने के लिए बल लगाएं या चलने को तैयार करने के लिए बल लगाएं तो सबसे कम फोर्स का आवश्यकता होगा, हम ही निकालना चाहते हैं। मतलब हमारा मकसद निकालने का है कि एफ विल बी मिनिमम, हमारा मेन मकसद निकालने का है कि एफ विल बी मिनिमम। इतना फोर्स तो चाहिए इतना थीटा पर, हम चाहते कि थीटा का कोई ऐसा मान बताओ जिसमें हम कम ही बल यहाँ पर लगाएं और वस्तु चलने के सिचुएशन में आ जाए, चलने की सिचुएशन में आ जाए। तो एफ का मान मिनिमम तब होगा जब नीचे वाला जो टर्म है वो मैक्सिमम होगा। म्यू का मान आप बदल नहीं सकते, सरफेस का क्वालिटी एम वही ब्लॉक है, आपको सिर्फ थीटा एडजस्ट करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का कौन सा मान है ताकि यहाँ कम ही फोर्स लगाएं और बॉडी चलने को तैयार हो जाए। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला टर्म वेरिएबल है थीटा, तो नीचे वाला टर्म अगर मैक्सिमम होगा पूरा का पूरा, मैंने कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मान अगर मैक्सिमम होगा तब जाकर के एफ का मान मिनिमम होगा। तो ये लिख रहे हैं कि एफ विल बी मिनिमम यदि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होगा इसका मतलब एफ मिनिमम होगा। और हम मैथ में पढ़ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम होना है, इसके लिए अगर कंडीशन निकालना हो कि कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगा तो इसके लिए समीकरण को हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैक्सिमम if cos theta इतना is maximum, that is differentiation of cos theta plus mu sin theta with respect to theta, क्योंकि थीटा ही तो चेंज हो रहा है, और इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से पता चलेगा हम लोग को कि साइन थीटा बराबर आएगा म्यू कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर आएगा म्यू, और अगर थीटा बराबर बोले तो टेन इनवर्स म्यू। सही कि नहीं? माने कि थीटा का मान टेन इनवर्स म्यू, माने कि जितना ये म्यू का वैल्यू है ऐसा थीटा का मान यहाँ होना चाहिए ताकि टेन थीटा का मान किसके बराबर आ जाए, म्यू के बराबर। अगर ये टेन थीटा का मान इस म्यू के बराबर है तो उस थीटा पर आपको सबसे कम फोर्स यहाँ लगेगा और बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। तो ये बात तो पता चल गया कि थीटा का ये वाला मान रखेंगे टेन इनवर्स म्यू। अगर यहाँ पर थीटा का मान टेन इनवर्स म्यू रखा जाए तो हमें एफ का मिनिमम मान मिलेगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एफ मिनिमम। फाइंड एफ मिनिमम। ये तो पता चला कि थीटा का इतना मान रखेंगे भाई तो इसका मिनिमम मान आएगा, तो फिर थीटा का मान यहाँ रख के देख लेते हैं कितना मिनिमम मान आता है। ये तो कंडीशन ने निकला, शर्त निकला कि tan थीटा बराबर म्यू, माने कि tan थीटा का मान म्यू के बराबर रहेगा तो यहाँ पर कम फोर्स का जरूरत पड़ेगा और वस्तु चलने को तैयार है। तो बताओ फोर्स क्या है, एफ मिनिमम का मान बताओ। तो एफ मिनिमम का मान निकालते हैं हम लोग। यही तो यहाँ पर थीटा का मान कौन रख देंगे, tan इनवर्स म्यू। लेकिन थोड़ा दिक्कत क्या है कि थीटा का मान tan इनवर्स म्यू रखिएगा तो कोई ज्यादा सोल्यूशन पता नहीं चलेगा। इसके चलते है कि आप यहाँ से यूज कीजिए tan थीटा बराबर म्यू है और इसी के थ्रू आप निकाल लीजिए कि cos थीटा का मान कितना आएगा और sin थीटा का मान कितना आएगा। जब पता है कि tan थीटा बराबर म्यू, म्यू का मतलब भाई म्यू बटे 1, मतलब ये हो गया p बाई b लंब बटा आधार। तो इस तरह से निकाल लेंगे नहीं cos थीटा। जब tan थीटा पता है तो निकल जाएगा cos थीटा और sin थीटा, यही मान यहाँ पुट करेंगे तो f का कैसा मान आएगा, मिनिमम मान। इसका मतलब f का जो मिनिमम मान आएगा वो आएगा म्यू mg बटा cos थीटा। यहाँ देखो tan थीटा बराबर p बाई b, cos थीटा बराबर होता है b बाई h, तो b कितना हुआ 1, h निकलेगा p स्क्वायर जो b स्क्वायर का वर्गमूल, माने म्यू स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया cos थीटा प्लस म्यू, और sin थीटा बराबर होगा p बाई h, तो p तो कौन हुआ वहां म्यू, h का मान तो फिर वही होगा कि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का वर्गमूल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा म्यू mg अब बटा
म्यू एम जी बटा, और यहाँ तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का वर्गमूल, और यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा म्यू का स्क्वायर। मेन बटा का लाइन ही वाला है ना, मेन जो बटा वाला लाइन ही वाला है ना, ये तो कटेगा ही, तो आ जाएगा म्यू एम जी बटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का वर्गमूल। इतना मिनिमम फोर्स, इतना बल लगाया जाए और इतना एंगल पर लगाया जाए तो बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा, और ये आपका सबसे मिनिमम मान है। इससे कम फोर्स में बॉडी चलने को तैयार नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा फोर्स में बॉडी चलने को तैयार होगा, लेकिन उसकी थीटा का कोई अलग मान रहा होगा। समझा कि नहीं? ये अच्छा सवाल था, जिसमें निकालना ये भी थोड़ा डाटा अच्छा है। मैंने थीटा का मान अगर पहले से दिया है तो हम तुरंत थीटा का मान यहाँ रख करके पता कर सकते हैं कि कितना फोर्स जरूरत यहाँ पर पड़ेगा ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। अगला सवाल करा, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला ही कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक डिस्कशन है हम लोग का कि पुल इज इजियर देन पुश। पुल इज इजियर देन पुश माने खींचना जो है आसान काम है धक्का देने की तुलना में। किसी वस्तु को आप खींच करके दूर ले जा रहे हैं या फिर धक्का दे करके दूर ले जा रहे हैं तो इसमें खींचना ज्यादा आसान है। पुल इज इजियर देन पुश। खैर, इस क्वेश्चन को को डिस्कस करने के पहले आप ये बात पहले तो समझ लें कि अगर किसी ब्लॉक के बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं कि मान लिया जाए कोई ब्लॉक है और ये किसी रफ सतह पर रखा हुआ है, रुखा सतह पर रखा हुआ है, दोनों का दोनों सेम ब्लॉक और सेम जैसा रुखा सतह पर रखा हुआ है, तो ऐसे ब्लॉक को अगर आप हॉरिजॉन्टली खींचते हैं आगे से या पीछे से हॉरिजॉन्टली धक्का देते हैं इस तरीका से, तो फिर दोनों सेम काम है। इसमें से कोई आसान और कोई हार्ड काम नहीं। अगर आप किसी बॉडी पर मान लें कि एम मास का ब्लॉक है, भी एम मास का ब्लॉक है, आप एकदम सामने सामने या तो आगे से खींच रहे हैं या तो एकदम हॉरिजॉन्टली सामने सामने पीछे से धक्का दे रहे हैं सेम बल, तो फिर कोई आसान और कोई हार्ड काम नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं कि पुल इज इजियर देन पुश, की खींचना आसान है और धक्का देना मुश्किल है। मतलब कि अगर किसी बॉडी को आप खींच रहे हैं तो हो सकता है कि कम ही बल में बॉडी अच्छा खासा चले और धक्का देंगे तो ज्यादा बल का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही चलाने के लिए। ये कहने का मतलब है। लेकिन हम ही यह बता रहे हैं कि इस कहानी में किसी वस्तु को खींचिए चाहे किसी वस्तु को धक्का दीजिए, दोनों क्या है? सेम। तो दिक्कत कहाँ है? जब अगर सेम ही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो इसके लास्ट आंसर में पहुंचते पहुंचते भी इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो कहानी यहाँ पर ऐसा है कि मान लिया जाए कि एम मास का ब्लॉक है जो एक रुखड़ा सतह पर रखा हुआ है जहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान म्यू है, और इसको कोई खींच रहा है ऐसे थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टली नहीं खींच रहा है। कितना एंगल पर खींच रहा है? थीटा एंगल पर। और फिर से इसी ब्लॉक को दूसरा बार इसी एम मास के ब्लॉक को जिसका कि उस सतह पर रखा हुआ है जहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू, इसी एम मास के ब्लॉक को कोई है कि यहां से धक्का दे रहा है, एफ फोर्स से ही धक्का दे रहा है, आई भी कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। हम इस सिचुएशन में आपको बता रहे हैं कि ई वाला जो है आसान काम है और ई वाला जो है हार्ड काम है। थीटा एंगल पर ही काम आसान और हार्ड बुझाता है। तो हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं और हम ये बात साबित करने के लिए कि खींचना आसान है और धक्का देना मुश्किल ऐसे कर रहे हैं कि मान लो कि खींचने वक्त हमने कितना फोर्स लगाया? F1, और मान लो कि धक्का देने वक्त हमने कितना लगाया? F2। खींचने वक्त हमने F1 फोर्स लगाया और धक्का देने वक्त हमने F2 फोर्स लगाया, और हम इस माने चक्कर में है कि इतना बल लगाया जाए यहाँ ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए, और यहाँ भी इतना ही बल लगाओ ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। तो हम देखते हैं कि बॉडी को चलने के लिए तैयार करने में यहाँ कितना फोर्स का जरूरत है,
और बॉडी को चलने के लिए तैयार करने में यहाँ कितना फोर्स का जरूरत है। जिसमें कम फोर्स का जरूरत रहेगा वो वाला हो गया आसान काम। हम इस बॉडी को भी चलने के लिए तैयार करने लायक फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी को भी चलने के लिए तैयार होने लायक फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि किसमें कम ही फोर्स में बॉडी चलने को तैयार हो गया। जिसमें कम ही फोर्स में काम हो गया वो काम क्या हो गया आसान। तो जस्ट टेंड्स टू मूव ई भी है और जस्ट टेंड्स टू मूव ई भी है, यही मान के हम बना रहे हैं कि ई वाला भी है जस्ट टेंड्स टू मूव में, जस्ट टेंड्स टू मूव चलने वाला है और इसको भी यही मान के बनाया जा रहा है कि भी जो है जस्ट टेंड्स टू मूव में है, ये भी चलने वाला है। तब देखते हैं किसमें ज्यादा बल और किसमें कम बल लगता है। अब ध्यान सुनो, यहाँ इस ब्लॉक का कहानी यह है कि आप आगे बल लगा रहे हैं F1 cos थीटा और इधर बल लगा रहे हैं F1 sin थीटा। हम जो बल है उसको तोड़ ले दो पार्ट में, एक तो इसका अपना एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन n, और चूंकि बॉडी आगे चलने को इसका मतलब यहाँ एक फ्रिक्शन काम करता होगा Fs मैक्स काम करेगा, चलने को तैयार है। ठीक यही सिचुएशन इस ब्लॉक पर भी लागू होगा कि m मास के ब्लॉक हैं। थोड़ा यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर हम जो F2 फोर्स लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं, तो F2 फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इधर से कौन बन रहा है थीटा, तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा F2 cos थीटा और वर्टिकल वाला पार्ट होगा F2 sin थीटा। मतलब कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू है F2 cos थीटा और जो ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं इसका वैल्यू है F2 sin थीटा। ये दोनों जो फोर्स हैं F2 के कंपोनेंट्स हैं, F2 को तोड़ने के बाद आया है। वेक्टर के नियम से F2 को तोड़ दिए तो F2 का दो टुकड़ा होगा, एक F2 cos थीटा और एक F2 sin थीटा। और बाकी अपना अपना फोर्स देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक लगेगा mg, यहाँ लगेगा एक नॉर्मल, और चूंकि आगे चलने को तैयार है इसलिए यहाँ पर लगेगा Fs मैक्स। सही। तो अब चूंकि बॉडी चलने को तैयार है, इसका मतलब ये पक्का है कि F1 cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, Fs मैक्स के बराबर। और Fs मैक्स का मान होता कितना है, म्यूएस। तो F1 cos थीटा बराबर म्यूएस का मान तो म्यू होगा, जब सतह में एक ही म्यू लिखा हुआ है तो यही म्यूएस है, यही म्यू के है। तो म्यू in का वैल्यू यहाँ देखो, F1 sin थीटा प्लस n बराबर mg, F1 sin थीटा प्लस n बराबर mg, इसलिए n बराबर mg माइनस F1 sin थीटा। और हम क्या कर रहे हैं कि F1 cos थीटा रहने दो, इधर कितना आ गया म्यू mg आई माइनस म्यू F1 sin थीटा को इधर ले आओ तो प्लस म्यू F1 sin थीटा, सही कि नहीं। और यहां से कॉमन कौन ले लो F1, तो उधर तो बच जाएगा म्यू mg, अब बटा नीचे में बचेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस। इसका मतलब कि इतना बल हम लोग को लगाना पड़ेगा खींचने वक्त थीटा एंगल पर, तब बॉडी चलने को तैयार होगा। अब हम निकालने जा रहे हैं कि धकेलने वक्त कितना बल लगाना पड़ेगा तब वस्तु चलने को तैयार हो जाएगा। तो इस कहानी में फिर आप देख रहे हैं कि चूंकि वस्तु आगे चलने को तैयार है, इसका मतलब आगे लगने वाला बल कौन, F2 cos थीटा और पीछे लगने वाला Fs मैक्सिमम, दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर। और Fs मैक्सिमम का मान तो आप जानने करते हैं म्यूएस n, तो म्यूएस तो कौन होगा म्यूएस मतलब म्यू n बराबर, फिर से देखो n प्लस F2 sin थीटा, n प्लस F2 नहीं गलती हो गया, n ऊपर है ना, n कहाँ है ऊपर, F2 sin थीटा नीचे, mg भी, तो ये दोनों नीचे जुटेगा ना, माने n बराबर होगा mg प्लस F2 sin थीटा। n बराबर क्या हो गया mg प्लस F2 sin थीटा। इस तरह से आएगा F2 cos थीटा बराबर म्यू mg प्लस म्यू F2 sin थीटा। F2 का टर्म इधर ले आएंगे, F2 हो जाएगा वहां से कॉमन, तो बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा
बराबर म्यू एम जी, म्यू एम, इसलिए F2 का मान कितना आएगा, म्यू एम जी अब बटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सही कि नहीं। ये मान किसका आएगा, F2 का। अब समझने वाली बात यह है कि देखो म्यू एम जी ऊपर में भी यहाँ भी है और म्यू एम जी ऊपर में यहाँ भी है, तो ऊपर वाला तो जो अंश है नोमिनेटर तो सेम है। अब जो हर है डिनोमिनेटर, इसमें कॉस थीटा है लिखल प्लस म्यू साइन थीटा, यहाँ लिखल है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो साफ पता चल रहा है कि वाला वैल्यू ज्यादा है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ज्यादा है और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का वैल्यू कम है। क्योंकि नीचे वाला वैल्यू कम है, इसका मतलब पूरा वैल्यू बड़ा आएगा, है कि नहीं। ऊपर में मान तो सेम है ना, और नीचे में मान ज्यादा है, वाला मान कम। जैसे कि ऊपर में मान सेम रखो 5 और 5, नीचे रखो 6 और 7, तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ 7 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कम है, और यहाँ कम है, इसका मतलब इसका मान ज्यादा है। तो चूंकि ये वाला वैल्यू नीचे कम है, इसका मतलब ये वाला मान ज्यादा है, और ये वाला वैल्यू चूंकि यहाँ ज्यादा है, ये वाला मान कम, माने F1 कम हुआ किससे, F2 से। तो पता चल गया कि F1 इज लेस देन F2। चूंकि F1 इज लेस देन F2, इसका मतलब है कि इसमें कम बल लगा और इसमें क्या लगा, ज्यादा बल लगा। इसका मतलब खींचना आसान है और धक्का देने वाला थोड़ा मुश्किल है। चलने के लिए तैयार करने में यहाँ कम ही बल में चल गया और यहाँ थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ रहा। तो बस एक प्रूफ टाइप से था कि खींचना आसान और धक्का देना मुश्किल। अब तुम सोचो कि अगर थीटा का मान कर दें 0 डिग्री, थीटा का मान कितना कर दें, अगर थीटा का मान 0 कर देंगे, यहाँ भी थीटा का मान 0 कर देंगे, तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। अगर थीटा का मान 0 करेंगे तो बोलेंगे कि बल कहाँ लगा, हॉरिजेंटली। थीटा का मान यहाँ 0 करेंगे, बोले बल कहाँ लगा, हॉरिजेंटली, सही कि नहीं। तो थीटा का मान 0 करके देखो, साइन 0 0 और कॉस 0, माने कितना है खाली म्यू एम जी। थीटा का मान 0 करो, साइन 0 0 कॉस 0, कितना आएगा, म्यू एम जी। इसका मतलब F1 भी आएगा म्यू एम जी और F2 भी आएगा। इसका मतलब दोनों में क्या बल लगेगा, समान। वही हम बता रहे थे कि हॉरिजेंटली खींचने या धक्का देने में कोई अंतर है ही नहीं। खींचना भी आसान मैंने वही है और धकेलना भी वही है। थीटा एंगल पर ये बात असर करता है कि आप किसी वस्तु को खींचना है कि धकेलना है। जैसे गाँव में हम लोग जनरेटर को मान लिया जाए कि कोई आदमी रस्सी बांध के खींच के ले जा रहा है, कोई आदमी पीछे से धक्का दे के ले जा रहा है, तो उस आदमी को खींच के ही ले जाना चाहिए, धक्का दे करके नहीं, क्योंकि खींचने में कम ही बल में वो आसानी से चलेगा और धकेलने वक्त ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक था, पोलिज इजियर देन पुश। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो पहले। एक एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए कि कोई एक हॉरिजेंटल सरफेस है, क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस, एकदम पूरा एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इसमें फ्रिक्शन कितना है, मान लो म्यू, और इसी सरफेस पर हम एक m मास के ब्लॉक को दे दिए वेलोसिटी, कितना दे दिए, u मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई एक रफ सरफेस है, उखड़ा सतह है, उस पर एक वस्तु को रखे, इधर से दे दिए वेलोसिटी, u मीटर पर सेकेंड का दे दिए वेलोसिटी। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो जमीन से रगड़ खाएगा। अगर नीचे का सरफेस स्मूथ होता तो निरंतर u वेलोसिटी से चलते रहता, लेकिन चूंकि हम लिखें कि सरफेस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मतलब रुखड़ापन है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा धीरे धीरे नीचे में रगड़ खाते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि m मास का ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी तो 0 होगा रगड़ खाते खाते। तो निकालना यही है कि कितना दूर चलने के बाद यह रुक जाएगा, कितना दूर चलने के बाद ही रुका। इसे रोका कौन, पहले तो फ्रिक्शन। तो सवाल है कि कितना दूर चलने के बाद ही रुक जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला बात तो जब भी बॉडी चलेगा तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगा। इसको कौन रोकेगा, जब ये बॉडी u वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, या हम u वेलोसिटी जब दिए होंगे
तो यू तो जखने दिए होंगे उस समय खाली यू रहा होगा, जैसे ही आगे बढ़ा होगा वेलोसिटी का मान थोड़ा कमना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इसको पीछे की तरफ कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, एफ के, क्योंकि चलते चलते ही लग रहा है। और एफ के का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, म्यू के, अब म्यू के बोलो चाहे म्यू एस, अब यही ना म्यू है, अब एक म्यू दे ले तो वही म्यू आई एन बराबर कितना होता है बोलो, ऐसे में तो एन बराबर एम जी ही ना होता है, यहाँ लिखेंगे म्यू एम जी। इसको हम थोड़ा सजा के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एम गुना म्यू जी, मैंने इसको अगर तोड़ के समझो तो एम हो गया मास और म्यू जी हो गया एक्सीलरेशन। इसका मतलब जब ये बॉडी इधर चल रहा था तो पीछे के एक्सीलरेशन काम कर रहा है कौन, म्यू जी। अपने आप में ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारा सवाल को सॉल्व करके देगा आपको कि फ्रिक्शन के चलते कितना डिसिलरेशन पैदा होता है, बोले म्यू जी, सही के नहीं। जैसे ना हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ कौन रोकता है, जी, उसी तरीका से जब किसी वस्तु को आप जमीन पर रगड़ के फेंकते हैं तो पीछे कौन रोकता है उसको, म्यू जी, सही के नहीं। और आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ते थे कि जब किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं और जी उसको क्या करता है, नीचे की तरफ रोकता है, तो कुछ समय के बाद बॉडी क्या हो जाता है, रुक जाता है। और कितना ऊपर जाने के बाद रुका है तो उसका फॉर्मूला हम लोग मोशन स्टेट पढ़ते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g फॉर्मूला होता था, माने यू स्क्वायर बटा 2 अगुना जी, जी माने ऐसे, यहाँ होगा आंसर यू स्क्वायर बटा 2 एक्सीलरेशन की जगह म्यू जी। लेकिन हम करके दिखाते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जबकि आपको पता है कि वी का मान तो 0 है, यू तो यू है ही, और 2, अच्छा ये कहाँ काम कर रहा है, पीछे, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस म्यू जी। आपको पता है कि जब किसी वस्तु का वेलोसिटी घटता है तो जो एक्सीलरेशन होता है निगेटिव में, क्योंकि उस समय कहाँ काम करता है, पीछे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे s, ये पूरा माइनस वाला टर्म अगर इधर ले आए तो 2 म्यू जी s बराबर लिखाएगा यू का स्क्वायर, s बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी, 2 म्यू जी माने यू स्क्वायर बटा 2 गुने एक्सीलरेशन, यू स्क्वायर बटा 2 गुने कौन एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, कौन एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, या इसको बोलते हैं डिसिलरेशन। या तो बोलने कितना एक्सीलरेशन पीछे काम कर रहा है, बोलना होगा इतना एक्सीलरेशन पीछे काम कर रहा है, या तो बोलिए कितना डिसिलरेशन काम कर रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। बहुत बारी सवाल आता है एकदम फॉर्मूला पर एकदम यू का मान दे रहेगा, म्यू का मान दे रहेगा, और पूछे कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा, आंसर यही है यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। लेकिन इसमें दो पॉइंट थोड़ा सा और है जो हम लोग को समझना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको इस समीकरण में ही दिख रहा होगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि वेलोसिटी को दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। माने वेलोसिटी यहाँ दुगना करेंगे तो जितना दूरी पर अभी रुकेगा उससे वो 4 गुना दूरी पर जाकर रुकेगा। अगर यहाँ वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा देंगे, माने 3u कर देंगे, तो ये 9 गुना दूरी पर जाकर रुकेगा, 9s पर जाकर रुकेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर हम यहाँ वेलोसिटी का मान 4 गुना कर देंगे तो ये जितना दूरी पर अभी रुका उससे 16 गुना ज्यादा दूरी पर रुकेगा, 4 का स्क्वायर गुना, ठीक है नहीं। तो एक मोटा मोटी सवाल ही हो गया। दूसरा है कि s इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ मास, क्या इस फॉर्मूला में कहीं मास का जिक्र है, मैंने आप कई किलोग्राम के बॉडी को यू वेलोसिटी दिए, इससे कोई मतलब है आप 5 किलोग्राम के बॉडी को बल्कि यू वेलोसिटी दीजिए, चाहे 50 किलोग्राम के बॉडी को यू वेलोसिटी दीजिए, जाकर रुकेगा इतना ही दूरी पर, देख ले। 5 किलोग्राम के बॉडी को आप यू वेलोसिटी देके फेंक दीजिए ताकि वो रगड़ाते रगड़ाते जाके रुक जाए, चाहे 50 किलोग्राम के बॉडी को यू वेलोसिटी देकर के फेंक दी ताकि रगड़ाते रहते रुक जाए, दोनों समान दूरी पर जाकर के रुकेंगे। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा कुछ समझता है कि 5 किलोग्राम का बॉडी भी जाएगा तो उतने पर रुकेगा और 50 वाला जाएगा तो भी उतना ही पर रुकेगा भाई। तो सबको एक नजर में मन में लगता है कि 50 किलोग्राम वाला बॉडी जल्दी न रुकना चाहिए, वजनमा क्या उसका ज्यादा है। तो हम ही समझाते हैं उसमें कि यहाँ पर हम की करें, हम कह रहे हैं कि यहाँ 5 किलोग्राम का रखो चाहे 50 किलोग्राम का, दो वेलोसिटी दोनों को सेम है, और स्वाभाविक है कि 5 किलोग्राम का बॉडी रखेंगे तो कम ही बल मारेंगे और वेलोसिटी मान लिया यू धर लेगा, लेकिन 50 किलोग्राम का बॉडी यहाँ रहेगा तो ज्यादा बल से धक्का मारना पड़ेगा, तब जाकर के यू मीटर पर सेकेंड का स्पीड धरेगा। तो ये बात अलग है, 50 किलोग्राम का बॉडी रखेंगे तो हमको ज्यादा बल से धक्का देना पड़ेगा, तब जाके यू का स्पीड धरेगा,
और 5 ग्राम का बॉडी रखेंगे तो कम ही बल में यू का स्पीड धर लेगा। तो बल के हिसाब से ऐसा ठीक है कि 50 ग्राम के बॉडी पर ज्यादा बल लगाओ तब उतना दूर जाके रुकेगा। अब 5 ग्राम के बॉडी को हल्का ही बल लगाओ उतना दूर जाकर के रुक जाएगा। मैंने 5 ग्राम के बॉडी को हमको उतना दूर भेजना है तो हल्के बल लगाओ तो उतना दूर चला जाएगा। 50 ग्राम के बॉडी को हमको उतना दूर भेजना है तो कस के बल लगाएंगे तब वहां तक जाएगा। लेकिन 50 ग्राम के बॉडी पर आप कस के बल लगाएं चाहे 5 ग्राम के बॉडी पर आप हल्का बल लगाएं, दोनों का स्पीड क्या धर रहा है, यू मीटर पर सेकेंड, सही कि नहीं। तो बल तो लगाना पड़ेगा, ज्यादा मास रहेगा तो, क्योंकि ज्यादा मास रहेगा तो उतना स्पीड लाने के लिए ज्यादा बल चाहिए, कम मास रहेगा तो उतना स्पीड लाने के लिए कम ही बल चाहिए। तो बल के हिसाब से ये बात सही है कि 50 ग्राम पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और 5 ग्राम पर कम। लेकिन हम वेलोसिटी के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर दोनों को सेम वेलोसिटी दिया जाए तो दोनों समान दूरी पर जाकर के रुकेंगे। एस जो है मास का फंक्शन नहीं है। सोया कि नहीं, कहानी हो गया खत्म। करवेली 4 गो ने एक बात कौन बोला है